Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Protex अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 17 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले सेक्शन नंबर 9 के बचे हुए पॉइंट्स को। मेक श्योर आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली होगी सो दैट आपको हमारी ये पार्ट 2 समझ में आएगी, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 9 के कुछ सेक्शंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बचे हुए सेक्शन इस वाली वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे और आज ही ये चैप्टर हमारा फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है ना, क्योंकि वीडियो अलग अलग होगी तो लिंक करवाना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने पिछली वीडियो देखी होगी, बट एक बार मैं रिवीजन जरूर लगवाना चाहता हूं सो दैट आज वाले जो बचे हुए सेक्शन 9 के पॉइंट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो एक रिवीजन मैं जरूर लगवा देता हूं। ठीक है, तो रिवीजन के लिए क्या करते हैं, मैं स्क्रीन के सामने आप स्क्रीनशॉट लगाता हूं, आप उसमें से देखना और जो मैं पढ़वा रहा हूं उसको अंडरलाइन करते हुए चलना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है, तो डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी इनकम जो मानी जाएगी कि ये इंडिया में एक्रू हुई है और इंडिया में ही ये अराइज हुई है, तो ये आरओआर के केस में, आरएनओआर के केस में और एनआर के केस में, तीनों केस में क्या होगी, ये टैक्सेबल होगी। देखिए यहां पर पहला पॉइंट दे रखा है, एनी इनकम एक्रू और अराइज टू एनी असेसी इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई भी ऐसी इनकम जो एक्रू और अराइज हुई है डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चार कारणों की वजह से। पहला, कोई बिजनेस कनेक्शन अगर आपका भारत में है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी भारत में है, या फिर आपकी कोई एसेट्स या सोर्स ऑफ इनकम भारत में है, या फिर आपका कोई कैपिटल एसेट्स भारत में है। इनसे अगर आपको कोई भी इनकम हो रही है, फिर चाहे वो आरओआर को हो, चाहे वो आरएनओआर को हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट को हो, वो इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी जहां पर इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जा रही थी। वो 5 एक्सेप्शन के एक पॉइंट नीचे दे रखे एक्सप्लेनेशन में। वो क्या है, इन केस ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया। एक नॉन रेजिडेंट के द्वारा अगर भारत में बिजनेस ही नहीं किया जा रहा है, उसका बिजनेस सेटअप भी भारत में ही है, इंडिया में उसका कोई लिंक नहीं है, तो ऐसे केस में कोई भी इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज है, आप ज्यादा से माल इंडिया से बाहर भेजते हो, तो अगर आपने इंडिया में माल खरीदा और इस पर्पज से खरीदा, आप कौन हो, एक नॉन रेजिडेंट हो। यदि नॉन रेजिडेंट के द्वारा कोई माल खरीदा जाता है ताकि वो उसको एक्सपोर्ट कर पाए, तो ये कभी भी इनकम एक्रू और अराइज इंडिया नहीं मानी जाती। थर्ड पॉइंट है आपका, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। अगर भारत में कोई नॉन रेजिडेंट आके न्यूज और व्यूज को कलेक्ट करता है और उसको ट्रांसमिट दिखाता है इंडिया के बाहर है, तो ऐसे केस में ये इनकम हमारे इंडियन इनकम नहीं मानी जाती, या फिर इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाती। लेकिन अगर उसका टेलीकास्ट भारत में होता तो उतने पार्ट तक की इनकम को एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेते। फोर्थ पॉइंट है आपका, शूटिंग ऑफ सिनेमाग्राफिक फिल्म इन इंडिया। अगर कोई सिनेमाग्राफिक कोई मूवी अगर इंडिया में बनती है और उसको बनाने वाला एक नॉन रेजिडेंट है, ध्यान देना ये इनकम एक्रू अराइज इंडिया नहीं मानेगी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने पर। पहली कंडीशन ये है कि जो इंडिविजुअल है उसमें कोई भी इंसान भारत का सिटीजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो कोई पार्टनर भारत का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए और न ही सिटीजन होना चाहिए। और अगर एक कंपनी है तो कोई मेंबर भारत से लिंक्ड अप नहीं होना चाहिए, तभी वो इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। और लास्ट पॉइंट था, एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले रॉ डायमंड इन स्पेशल नोटिफाइड जोन। अगर कोई स्पेशल नोटिफाइड जोन के अंदर, मैंने इसमें गुजरात का एग्जांपल लिया था, सूरत इंडस्ट्री का, जहां पर गुजरात में डायमंड इंडस्ट्रीज को बनाया गया है, वहां पर अगर कोई विदेशी नॉन रेजिडेंट अगर अपने डायमंड, रॉ डायमंड का डिस्प्ले कर रहा है, तो ऐसे में उसकी इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। इसके बाद फिर हमने अपने पास पढ़ा था सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न इन इंडिया। अगर एक नॉन रेजिडेंट के द्वारा भारत में किसी कंपनी में अगर वो जॉब करे और उससे उसे कोई इनकम हो, यानी उसके एम्प्लॉयर से उसे कोई भी कैश में, इन काइंड में, परक्विजिट में या अलाउंस में कुछ भी मिलेगा, तो वो भारत में इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। फिर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में हमने पढ़ा कि कोई इनकम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया टू इंडियन सिटीजन। जैसे अगर आप एक इंडियन सिटीजन है और गवर्नमेंट जॉब आपकी लगी है और आपको गवर्नमेंट ने बाहर कहीं भेज दिया है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो आपको सैलरी देगी, जो आपको अलाउंस देगी, जो परक्यूसिट देगी, वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 के अंतर्गत ये अलाउंसेस और जो परक्यूजिट फॉरेन में जाकर दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके एग्जम्प्ट हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन
सॉरी, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। मान लीजिए कोई डिविडेंड पे कर रही है और वो भी किसी आउटसाइड इंडिया कंपनी को, तो ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया माना जाएगा। लेट सपोज कि हमारी कोई कंपनी है और वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है और पे कर रही है किसी बाहर वाले को, तो क्योंकि कंपनी भारत की है तो इसलिए ये क्या मान लिएगी, इनकम एक्रूअराइज्ड इन इंडिया एज पर सेक्शन 9। फिर हमने एक एग्जांपल किया था, तो ये हमने एक तरह से लास्ट क्लास की अपने पास रिवीजन कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास के रिवीजन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो जो सेक्शन 9 की जो सीरीज हमारी चलती हुई आ रही थी, उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम बचे हुए पार्ट, याद है ना लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे और 8 करेंगे। ये पार्ट बचा है, फिर सेक्शन 9 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे समझिए कि जो सेक्शन 9 है ना, वो इस पूरे चैप्टर का एक सोल है, वो इस पूरे चैप्टर की एक जान है। अगर ये पॉइंट नहीं आता तो क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ना इसी के इर्द गिर्द आपके प्रोविजंस घूमते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब हमारा आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 और बहुत आराम से चलेंगे, आप चीजों को ध्यान से समझना। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 ये बोलता है कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम हुई है, बताइए कौन सी इनकम हुई है, इंटरेस्ट इनकम हुई है, और ये इंटरेस्ट इनकम किसके द्वारा पे की गई है, पे की गई है किसके द्वारा, 3 लोग के द्वारा, या तो गवर्नमेंट या रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। 3 चीजें बताई मैंने। अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, नॉन रेजिडेंट के द्वारा या रेजिडेंट के द्वारा, उसे हम इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया मान लेंगे। सर ऐसे कैसे मान लेंगे, पहली बात तो हम पे कर रहे हैं तो ये इनकम का, अरे भाई मैं पे कर रहा हूं, मेरे लिए इनकम नहीं है, लेकिन जिसको मैं पे कर रहा हूं उसकी इनकम तो बाहर से लिंक हो रही है ना, तो ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। हाँ सर मानी जाएगी। सर इसकी क्या कोई एक्सेप्शन है? हाँ दोस्तों बिल्कुल है, इसीलिए कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। देखिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 बोलता है कि इंटरेस्ट इज पेबल बाय गवर्नमेंट, अ पर्सन हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब रेजिडेंट, और अ पर्सन हु इज नॉन रेजिडेंट, एक इंसान जो नॉन रेजिडेंट है। अगर ये 3 लोग पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, सर कोई इंटरेस्ट पे कब करता है, जब कोई अमाउंट आपने बोरो किया है, जब आपने कोई अमाउंट बोरो किया है। समझ आ रही बात? अब सुना, यहां नॉन रेजिडेंट को लेकर थोड़ा सा पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया हो जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाए। यहां लिखा हुआ है मनी बोरोड आर यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया बाय हिम। यदि एक नॉन रेजिडेंट व्यक्ति है, उसने बाहर कहीं से लोन लिया और उस लोन पे उसे हर साल क्या देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। हर साल क्या देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। चेक करो कि जो उसने लोन लिया है उसका पर्पस क्या था लोन लेने का। तो हमने जाना और परखा तो ये पता चला कि उस नॉन रेजिडेंट ने इस लोन को लिया है बिजनेस और प्रोफेशन का सेटअप करने के लिए, या बिजनेस और प्रोफेशन को स्मूथली रन करने के लिए, और ये बिजनेस और प्रोफेशन हमारे भारत के अंदर सिचुएटेड है। इट मीन्स नॉन रेजिडेंट होने के बावजूद उसका लिंक हमारा भारत है, उसका लिंक हमारा भारत है। तो ऐसे केस में नॉन रेजिडेंट जो पेमेंट किए किसी आउटसाइडर को या किसी को भी की है, वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा और उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। पेमेंट करने वाले को नहीं, वो जिसको भी इनकम मिलेगी उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। उसके लिए इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। सर पॉइंट को प्लीज दोबारा रिपीट कर दोगे, एग्जाम्पल के साथ ज्यादा समझ आ रहा है? अरे बिल्कुल कर दूंगा, सुनो। कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है गवर्नमेंट, इसका एग्जांपल सुनो। अगर गवर्नमेंट कोई इंटरेस्ट पे करे, क्यों पे करे, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कुछ पैसा बोरो किया हुआ। जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी, चाहे वो किसी को भी पे करे, चाहे रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, आरओआर हो, आरएन और मैटर नहीं करता, वो किसी को भी पेमेंट करेगी ना, वो भारत की इनकम मान ली जाएगी। इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा अनडाउटली, ठीक है। दूसरा, अ पर्सन हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर एक व्यक्ति भारत का रेजिडेंट है, चाहे वो आरओआर हो चाहे वो आरएनओआर हो, मेनली क्या है कि वो रेजिडेंट होना चाहिए, फिर कैटेगरी कुछ भी हो। अगर एक रेजिडेंट है इंडिया का, उसने बाहर से कहीं को लोन लिया और लोन लेने के बाद उसने क्या पे किया, उसका इंटरेस्ट पे किया, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट पे किया गया है वो हमारे भारत की इनकम मान ली जाएगी। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर रेजिडेंट ने जो लोन लिया है उसके पीछे का पर्पस नहीं देखोगे? हाँ पर्पस देखेंगे। अगर उसका पर्पस बिजनेस प्रोफेशन है, वो भी भारत में, तो ही वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूअराइज इन इंडिया मानिएगी। लेकिन अगर उसका पर्पस
बिजनेस सेटअप है बट वो बिजनेस सेटअप इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, उसके लिए लोन लिया है, तो ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। सर एक एग्जांपल हो जाए? हाँ बिल्कुल हो जाए। जैसे मैं हूं ना, मैं एक रेजिडेंट हूं, मैंने अमेरिका की एक बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया और इस 10 लाख रुपए से मैं कनाडा के अंदर बिजनेस करूंगा। मेरा प्रोफेशन कहां पर है? बिजनेस प्रोफेशन कनाडा के अंदर है, मतलब मेरा बिजनेस प्रोफेशन भारत में सेटअप नहीं है, ना ही उससे कोई मेरे इंडिया पर कोई इंपैक्ट पड़ा। तो ऐसे केस में रेजिडेंट होने के बावजूद भी मेरी इनकम को इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो सर सीधा बोलते हैं ना कि अगर एक रेजिडेंट कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है और उस इंटरेस्ट का जो सोल पर्पस है वो बिजनेस प्रोफेशन का सेटअप था भारत में, तो वो मानी जाएगी इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया। तो यही तो मैंने बोला, ठीक है, यही तो मैंने बोला। तो सर इसका मतलब आप ये 3 पॉइंट पर कुछ एक्सेप्शंस भी लेकर आए हो? जी बिल्कुल सही कहा, मैं एक्सेप्शंस भी लेकर आया हूं। देखिए एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि अगर आपने इंटरेस्ट पे किया, फिर चाहे आप आर हो मतलब रेजिडेंट हो या फिर आप नॉन रेजिडेंट हो, आप इंटरेस्ट क्यों पे करें? क्योंकि आपने मनी बोरो किया होगा, मतलब मनी कहीं से उधार लिया होगा फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, क्योंकि आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन चल रहा है वो भी आउटसाइड इंडिया। अगर तुम्हारा बिजनेस प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया चल रहा है, इसका मतलब जिसको तुमने पे किया वो भी आउटसाइडर है और बिजनेस प्रोफेशन भी बाहर है, इंडिया का तो कोई लिंक ही नहीं है। तो ऐसे केस में ये वाली पेमेंट कोई भी इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, इसीलिए इसको मैंने एक्सेप्शन में लिखा है, इसीलिए इस पॉइंट को एक्सेप्शन में लिखा है। दोस्तों प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैं एग्जाम्पल बार बार दूंगा, दोबारा से सुन लो, दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं, समझ आ गया ना? तो दोबारा भी सुन लो। देखो मैं पहले अपने आप को रेजिडेंट बना लूं, ठीक है, या चलो दोनों बना लेता हूं, मैं रेजिडेंट भी हूं, मैं नॉन रेजिडेंट भी हूं, दो लोग हूं मैं, ठीक है, एक रेजिडेंट भी और एक नॉन रेजिडेंट भी। मैंने बाहर कंट्री से लोन लिया और उस लोन के पैसों को मैंने भारत के बिजनेस प्रोफेशन में लगा दिया, ठीक है, इतनी बात समझ आई। उस पर जो मैं उनको ब्याज पे करूंगा, मेरे लिए एक्सपेंडिचर बट उसके लिए क्या है? इनकम है, वो इनकम मान ली जाएगी इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, सॉरी क्लास 5। इतना समझ आ गया ना? अब दूसरा एग्जांपल सुनना। मान लो मैं एक रेजिडेंट हूं और एक नॉन रेजिडेंट भी हूं, मैंने बाहर से कोई उधार लिया और उस उधार के बदले मैं उसको क्या पे कर रहा हूं? इंटरेस्ट। लेकिन जो पैसा मैंने उधार लिया है ना, उससे कोई बिजनेस या प्रोफेशनल सेटअप मैं इंडिया में नहीं करूंगा, मैं तो इंडिया के बाहर कहीं किसी कंट्री में सेटअप करूंगा। तो ऐसे केस में जो पेमेंट मेरे द्वारा की गई है और सामने वाले की इनकम है, वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। यही इसकी एक्सेप्शन में लिखा हुआ है। अभी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, नहीं हुआ तो वीडियो दोबारा से देख लेना, ठीक है, आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 में बोला गया है, अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा या कोई रेजिडेंट के द्वारा या नॉन रेजिडेंट के द्वारा, क्योंकि वो पैसा लिया गया है और बिजनेस प्रोफेशन का सेटअप भारत में है, तो ऐसे में जो आपके द्वारा पेमेंट किया गया है वो पेमेंट इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया मान लिया जाएगा। बट इसकी एक एक्सेप्शन है कि आपने जो पैसा लिया, आपका जो बिजनेस सेटअप है वो इंडिया के बाहर है, तो ऐसे में जो इनकम डीम्ड टू एक्रूड एज इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्लॉज की ओर आते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6। सर क्या मैं सेक्शन याद करें? देखो मैं तो एडवाइस करता हूं हर स्टूडेंट को, हाँ सेक्शन याद कर लो। आप जितनी बार देखिए, अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे तो उससे आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सेकंड टाइम देखेंगे तो मेमोरी में बन जाएंगे, और जब हम रिविजनरी सीरीज लेकर आएंगे उसको भी अगर आपने देख लिया एक बार तो यानी 3 बार वीडियो हो गई। ये वाली वीडियोस 2 बार देखनी है, एक बार जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, एक बार जिससे आपको चीजें याद हो जाए, और थर्ड टाइम जब आप समरी देखोगे तो उससे पूरा सम अप हो जाएगा। उसके बाद आप खुद देखना, आपको सेक्शन अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे। सर फायदा क्या है सेक्शन याद करने का? देखो जब कभी हम इंटरव्यू देने जाते हैं और हम अगर आंसर सेक्शंस में देते हैं तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, बाकी कैंडिडेट से हम थोड़े अलग बन जाते हैं। और याद रखना जितने भी लॉयर एडवोकेट्स होते हैं वो हमेशा सेक्शंस में बात करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म ना सेक्शन से झलकता है, वरना ग्रेजुएट लोगों में और आप में फर्क क्या रह जाएगा। हाँ सर बात तो सही करो, तो मतलब सेक्शन हम याद कर लें? हाँ बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। पूरी इनकम टैक्स में मुझसे दोबारा मत पूछना, सेक्शन आप जितने याद कर पाओ उतने ही आपके लिए अच्छे होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहांस करेगा, आपकी वैल्यू को इंक्रीज करेगा, आपके पैकेज को भी इनहांस करेगा, ठीक है। चलिए ठीक है सर, आपका हुक्म सराखों पर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 की। ये बोलता है रॉयल्टी। तो इससे पहले मैं आपको रॉयल्टी के बारे में पढ़ाऊं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रॉयल्टी का मतलब क्या होता है रियल सेंस में। क्या आपने शार्क टैंक देखा है? आप बताइए, शार्क टैंक देखा है? शार्क ज्यादातर
ऐसा बोलते थे कि मैं तुम्हें रॉयल्टी की पेमेंट भी दूंगा और तुम्हारे बिजनेस में इतनी % इक्विटी की भी परचेज कर लूंगा। बोलते थे नहीं बोलते थे? हाँ सर बोलते थे, लेकिन हम तब समझ नहीं पाते थे रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। चलो मैं आपको समझाता हूँ रॉयल्टी का रियल मीनिंग क्या होता है। देखिए रॉयल्टी का मतलब होता है कि जैसे एक इंसान है, उसने कोई इन्वेंशन करके उसने एक प्रोडक्ट बनाया जो समाज के लिए बहुत ही एक अच्छी इन्वेंशन थी। उस इन्वेंशन को कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए उसने उस पर क्या ले लिया? पेटेंट राइट ले लिया। जब पेटेंट राइट लिया तो उसके पास एक्सक्लूसिव अधिकार है कि वो कोई और कॉपी ना कर पाए, और अगर कॉपी करना भी चाहता है तो वो पहले उससे परमिशन लेगा, परमिशन मतलब पेमेंट देगा, तब वो उसको कॉपी कर पाएगा। तो अगर एक इंसान के पास कोई भी टेक्निकल स्किल्स हैं, उसने कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जिस पर उसने पेटेंट राइट लिया, अब मान लीजिए कोई शार्क टैंक में कोई शार्क अगर मुझे ये बोलता कि मैं तुम्हारे पेटेंट्स का यूज करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता हूं, क्या तुम अपनी टेक्नोलॉजी मुझसे साझा करोगे, मतलब शेयर करोगे? तो मैंने कहा ठीक है शेयर तो कर लूंगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ पेमेंट चाहिए। तो जो वो मुझे पेमेंट देंगे दैट मीन्स रॉयल्टी। सर और एग्जांपल दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। जैसे मान लो कि मैंने एक बुक लिखी, तो बुक कहीं कोई कॉपी ना कर ले, पता चले उसे वर्ड की फाइल में कन्वर्ट करके उसमें अपना नाम वगैरह छेप कर वो बुक चला रहा है मार्केट में, जबकि मेहनत मैंने की है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो राइटर्स होते हैं ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं और बताते हैं कि हमने एक बुक लिखी है जो कहीं से कॉपी नहीं बल्कि हमारी खुद की इन्वेंशन है, हमारे खुद के थॉट्स इसमें लिखे हुए हैं। तो क्या होता है, पिलग्रिज्म वगैरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें आपकी फाइल अपलोड की जाती है, वो बता देता है अगर आपने कहीं से कॉपी की होगी, नहीं कॉपी हुई तो बता देगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एक कॉपीराइट मिल जाता है, आपको आपकी बुक के ऊपर जो आपने चीजें लिखी हैं, चाहे गाना लिखा है चाहे कोई सॉन्ग लिखा है, उस पर आपको मिलता है कॉपीराइट क्लेम। कोई भी इंसान अब उसको कॉपी नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो पहले वो आपसे परमिशन मांगेगा। अब मान लीजिए वो सॉन्ग सुना है अरिजीत सिंह का, मेरी आज की अब तुम ही हो, मेरी आज की अब तुम ही हो। हाँ सर बहुत सुना है, टूटा दिल बिल्कुल। तो जब उसे मिथुन चक्रवर्ती ने लिखा था, तो जब वो लिख रहे थे इस सॉन्ग को तो उनको पता था ये सॉन्ग बहुत ही हिट होने वाला है। इवन जो उसका म्यूजिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही अच्छा है, और अरिजीत सिंह की आवाज़ में तो ये समझो ब्रेकअप होना ही था। तो इतना सब कुछ था, तो उन्होंने अपने इस सॉन्ग के लिरिक्स और उसकी कॉम्पोजिशन को यानी उसकी धुन को दोनों के ऊपर क्या ले लिया उन्होंने? कॉपीराइट ले लिया। अब कोई भी टीवी सीरियल वाले अगर उनकी इस चीज़ को चलाना चाहते हैं तो पहले उन्हें क्या देना पड़ता है? पेमेंट देनी पड़ती है, उनसे कॉपीराइट खरीदना पड़ता है। तो जब वो कॉपीराइट क्लेम देते हैं आपको, तो बदले में जो पेमेंट लेते हैं दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। सर और एग्जांपल दोगे? मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल दूंगा। मैगी खाते हो आप लोग? तो मैगी में मैगी जैसा कुछ लगता ही नहीं है, सिर्फ मैगी मसाला होता है जिसकी वजह से टेस्ट आता है। और हम इंडियन लोग तो बड़े इतने तेज है कि हम मैगी मसाला अलग से खरीदते हैं, जैसे सब्जी मसाला खरीदते हैं ना, वैसे मैगी मसाले के पैकेट्स लेके कभी फ्राइड राइस वगैरह में डाल देते हैं, सब्जी में डाल देते हैं, तो स्वाद आ जाता है। होता ही नहीं होता? चलिए अब आप मुझे एक बात बताइए, मैगी मसाला का जो फॉर्मूला है क्या वो सबको पता होगा? आंसर इज नो। यिप्पी नूडल वाले कितनी बार बोल चुके हैं मैगी को कि प्लीज अपना ये फॉर्मूला मुझसे शेयर कर दो। मान लो ऐसा कभी हुआ नहीं, बट मान लो मैगी मसाला वाले ने अपनी उस रेसिपी को यिप्पी नूडल्स के साथ शेयर कर दी कि हम ये मैगी मसाला कैसे बनाते हैं। तो ऐसे में मैगी मसाला वाली कंपनी जो है वो उनसे क्या लेगी? कुछ पेमेंट लेगी। तो वो जो पेमेंट ले रही है दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि मसाला बनाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के अगेंस्ट भी अगर कोई पेमेंट मिले तो भी हम उसे रॉयल्टी बोलते हैं? बिल्कुल सही काम। कोई प्रोसेस हो रही है ना चीज तो उसको भी हम रॉयल्टी बोलते हैं। तो पहले रॉयल्टी का मीनिंग क्लियर करो। तो रॉयल्टी का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ रॉयल्टी, कोई पेटेंट है, पेटेंट किस पर मिलते हैं? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पर मिलती है, या कोई इनोवेशन है, कोई मॉडल है, कोई डिजाइन है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, कोई प्रोसेस है, कोई ट्रेडमार्क है। जैसे आप जानते हैं अगर मैं ऐसे राइट का साइन मारूंगा तो आपको क्या नजर आ रहा है? नाइकी, ठीक है। प्यूमा, भागता वो काला चीता, तो वो प्यूमा हो गया, ठीक है। और एडिडास का वो कमल का फूल टाइप हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ट्रेडमार्क्स होते हैं। और टेक्निकल, कोई इंडस्ट्रियल, कोई कॉमर्शियल, कोई साइंटिफिक नॉलेज या एक्सपीरियंस या स्किल्स, अगर कोई इंसान शेयर करता है ये चीजें और बदले में आप उसे कोई पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट कहलाती है रॉयल्टी। बताइए आपको रॉयल्टी का मीनिंग समझ आया है? यस हमें बिल्कुल समझ आया। अगर कोई इंसान पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स ट्रांसफर करने का अधिकार देता है, ट्रांसफर करने का अधिकार दे देता है, या उसका इंपार्टिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, उससे आप कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, या आपने उसको यूज करने का अधिकार दिया। तीन चीजें ध्यान देना, इन सबके साथ तीन चीजें, या तो आपने उसका राइट ही ट्रांसफर कर दिया,
फुल्ली आप उसे यूज करो, या फिर आपने उसकी इंफॉर्मेशन निकालने का उसको अधिकार दे दिया, या फिर आपने उसको थोड़ा बहुत यूज करने का अधिकार दे दिया, इन सब चीजों को, तो उसके बदले जो आप पेमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। उसी को क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। मतलब रॉयल्टी का मीनिंग समझ आया? ये सर हमें रॉयल्टी का मीनिंग अब क्लियर हो गया। अब सुनिए, अब यहां पर देखना सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 क्या बोलता है कि अगर रॉयल्टी पे की जा रही है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। रॉयल्टी पे की जा रही है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। कोई पर्सन जो कि रेजिडेंट है इंडिया का या तो उसके द्वारा, या कोई पर्सन जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया का उसके द्वारा। क्यों पे की जा रही है? क्योंकि जो रॉयल्टी पेबल है वो इस रिस्पेक्ट में है कि जो राइट प्रॉपर्टी है, जो अधिकार मिला है आपको प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उसका यूटिलाइज आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन में कर रहे हैं जो कि भारत में स्थित है। तो ऐसे केस में जो आप पेमेंट कर रहे हो तो सामने वाले के लिए वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया मान ली जाएगी। वैसे इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना डेटो, सेम एक्सेप्शन यहां भी है। बट चलो मैं इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूं। सुनिए, हुआ ये कि मैं हूं लेट सपोज टाटा मोटर्स का मालिक। थोड़ी देर के लिए मान लो टाटा मोटर्स का मालिक मैं हूं। मैंने टेस्ला मोटर को देखा, अबे तस्ला नहीं टेस्ला, ठीक है, टेस्ला मोटर को देखा और मैंने टेस्ला मोटर के मालिक इलॉन मस्क को बोला, यार इलॉन मस्क तुम अपनी कारों को ना बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हो, तुम्हारी कारों में जो बैटरी लगी है वो उसका बैकअप बहुत अच्छा है, मतलब वो खूब स्पीड में भी भाग लेती है। हमारे यहाँ के तो आप जान लो ई रिक्शा से बेहतर और कोई नहीं भाग पाता, तो तुम्हारी कारें बहुत अच्छी भागती हैं। क्या तुम अपनी टेक्नोलॉजी मुझसे शेयर करोगे ताकि मैं मेरी टाटा ग्रुप के अंदर जो कारें बनती है उसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाऊँ? तो इलॉन भैया क्या बोलेंगे कि देखो ऐसा है कि टाटा भैया कि हम टेक्नोलॉजी तो आपसे शेयर कर लेंगे लेकिन यू नो समथिंग इन रिटर्न। तो रतन टाटा जी ने बोला बेटा हम तुम जैसे बहुत देख चुके हैं, तुम्हें बताओ कितना चाहिए। उसने कहा फॉर एग्जांपल कि 2000 करोड़ चाहिए। तो रतन टाटा ने बोला 2000 करोड़ तेरे घर पहले ही पहुंच चुके हैं, आजा जल्दी से यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी आराम से शेयर कर, प्रोडक्शन हाउस खाली पड़ा हुआ है, तुम बताओ प्रोडक्शन हाउस उस पर काम करेगा और वो टेक्नोलॉजी हमारी इंडियन टाटा मोटर्स के अंदर भी आ जाएगी। अब जब वो टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर रतन टाटा जी का स्टेटस रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्टे पर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए रतन टाटा जी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों ही एक साल के अंदर, और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी शेयर की और बदले में 2000 करोड़ की पेमेंट दी, क्या ये भारत में इनकम डीम टू बी एक्रूड एज इन इंडिया मानी जाएगी? देखिए ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपने पेमेंट की है आपका बिजनेस सेटअप क्या भारत में था। अब आप बताइए टाटा मोटर्स पूरा कहां पर सेटअप है? भारत में। यस, बिजनेस और प्रोफेशन भारत में सेटअप है, तो इसका मतलब जो आपने पेमेंट की है किसी नॉन रेजिडेंट को, वो पेमेंट इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया हो जाएगी और उसको उस इलॉन मस्क को भारत में वो इनकम टैक्स उसका पे करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 9 वाली चीजों पर इनकम टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वो एक इंडियन इनकम ट्रीट की जाती है। बोलो समझ आया? यही बात यहां पर लिखी हुई है। सर एक्सेप्शन वाले का एग्जांपल दे दोगे? पहले एक्सेप्शन पढ़ो क्या है। वेयर इट इज पेबल इन रिस्पेक्ट फॉर ट्रांसफर of any right for utilization of services for the purpose of business profession carried on by him outside India। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए रतन टाटा जी ने उनसे जो टेक्नोलॉजी ली, इलॉन मस्क की जो टेक्नोलॉजी ली, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी से फॉरेन के अंदर जो वो कार्स बनाते हैं ना, जैगुआर, लैंड रोवर और रेंज रोवर्स वगैरह, तो उनमें वो यूज की और वो कारों का प्रोडक्शन या जो सेटअप है वो इंडिया के बाहर कहीं पर है। तो ऐसे में रतन टाटा जी ने जो पेमेंट की, क्या वो इनकम डीम टू बी एक्रूड एज इन इंडिया मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि आपने तो पेमेंट की बट उसका बिजनेस से कोई लिंक ही नहीं है, बिजनेस सेटअप ही भारत में नहीं है, वो भारत के बाहर है, तो ये इनकम एक्रूड एज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। वही एक्सेप्शन लिखा है कि अगर आपने कोई पेमेंट की है, ट्रांसफर ऑफ एनी राइट, कोई भी राइट या वगैरह आपने ले, इसके लिए आप रॉयल्टी पे कर रहे हो और उस सर्विसेज का यूटिलाइजेशन हमारे बिजनेस प्रोफेशन में ना होकर वो इंडिया के बाहर किसी बिजनेस प्रोफेशन में यूज हो रहा है, तो ऐसे केस में वो भारत में इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया नहीं मानेगी। सेक्शन 9। सर ये तो दोनों लगभग सेम हो गए। हाँ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, आपने सही कहा, ये दोनों के दोनों बिल्कुल क्या है? सेम है। इवन इनकी जो एक्सेप्शंस है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज।
फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपसे कोई टेक्निकल सर्विसेज ली गई है, जैसे मान लीजिए मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, मैंने ऑनलाइन सर्विसेज ली किसी से और उसने मुझे ऑनलाइन पूरा प्रोसेस बताई और मैंने मेरी कंप्यूटर को ठीक कर लिया। या फिर मेरे यहाँ पर कुछ रोड वगैरह बननी थी तो मैंने उनसे पूछा रोड में किस तरह से पानी का सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम रखे ब्रिज के अंदर, कि ब्रिज की स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो, ड्रेनेज अच्छा खासा हो, मेल्ट ना हो गर्मी के अंदर, सड़क खराब ना हो जाए, तो मैंने किसी से सर्विसेज ली। ये कहलाती है टेक्निकल सर्विसेज। तो अगर उस इंसान से जो मैंने टेक्निकल सर्विसेज ली उसके बदले में कोई फीस पे कर रहा हूं, मैं बदले में क्या कर रहा हूं, फीस पे कर रहा हूं। इफ दे आर पेबल बाय गवर्नमेंट, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अ पर्सन हु इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। सर ये तो बिल्कुल सेम ही चल रहा है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सेम चल रहे हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, ठीक है, वही एक्सेप्शन है, वही सब कुछ है। तो सर एक बार हम बताएं इसके बारे में, हम बताएं इसके बारे में। हाँ दोस्तों बिल्कुल बताओ सर। आप में आपके अंदर ना हम घुस जाते हैं और आप बताते हैं। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। सर ये लो हम आपके अंदर आ गए, अब आप जरा हमारी बोली बोलोगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे। सर आप यही बोलना चाहते थे ना कि अगर कोई टेक्निकल फीस आप पे कर रहे हो और वो इसके रिगार्डिंग कर रहे हो कि उसका जो बिजनेस प्रोफेशन का सेटअप है वो भारत में है, तो ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया मान ली जाएगी। अरे वाह तुमने तो बिल्कुल सही बोला। सर दूसरी चीज एक एक्सेप्शन भी है कि अगर तुमने कोई टेक्निकल फीस की पेमेंट की है वो भी इस पर्पज से क्योंकि तुम्हारा जो बिजनेस प्रोफेशन है वो सेटअप इंडिया के बाहर है, तो ऐसे केस में ये इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। अरे वाह बिल्कुल सही बोला। तो जो चीजें यहां पर थी सेम वही चीजें यहां पर रिपीट की गई है। मैं रिपीट करवा दूं एक्सेप्शन में, सर्विस यूटिलाइज्ड इन बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया इज नॉट डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया। अगर तुमने जो पेमेंट की है अपने बिजनेस और प्रोफेशन की वो इसलिए की क्योंकि तुम्हारा जो बिजनेस प्रोफेशन वो आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसे केस में वो जो पेमेंट तुमने की वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। बोलो क्लियर है? ये सब बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलो, आगे आता हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8। ये लास्ट है, सेक्शन 9 का लास्ट क्लॉज है। सर सेक्शन 9 अब पूरा कंप्लीट होने वाला है? हाँ दोस्तों पूरा कंप्लीट होने वाला है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 क्या बोलता है? एनी सम ऑफ मनी पेड बाय रेजिडेंट इंडियन टू नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट और फॉरेन कंपनी और RNOR इन इंडिया। देखो इस पॉइंट को समझाने के लिए ना मुझे आपके साथ एक सेक्शन यूज करना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10। सर सेक्शन 56 कौन से हेड में आता था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस पॉइंट का लिंक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, दैट्स द रीजन कि मुझे ये भी लिखवाना पड़ा स्पेशल नोट में। ठीक है सर समझा दो, वैसे मैं वहां बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा बट अभी सुन लो मेरी बात को। देखो क्या होता है कि गवर्नमेंट ना आजकल बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी है, उसको सारे फ्रॉड्स के बारे में पता चल गया। अब मान लो कि मैंने किसी से कोई सामान खरीदा 2 लाख का और बदले में मैंने उसको पेमेंट ही नहीं की। सरकार कहती है देखो शिवम भाई ऐसा है कि अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो बदले में आपको भी कंसीडरेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी साइड से कंसीडरेशन में तुम्हें गुड्स मिल गए, तुम्हारी साइड से कंसीडरेशन में क्या गया? मैंने कहा मेरी साइड से कंसीडरेशन में दुआएं गई, मैं उसको दुआएं दे रहा हूँ। सरकार ने कहा दुआएं जो है ना फिर तुम्हें जेल में डालेंगे, फिर तुम्हारे लिए लोग दुआएं करेंगे। दुआएं हुए कुछ नहीं होते, कंसीडरेशन में क्या दिया? मैंने कहा वो तो कुछ नहीं दिया। तो सरकार कहती है ऐसे में 2 लाख रुपए की इनकम मान ली जाएगी कि उस व्यक्ति को हो गई, जिस व्यक्ति से मैंने लिया ना उसकी इनकम मान ली जाएगी कि 2 लाख रुपए की हो गई। ये सेक्शन यही बोलता है। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 यही बात बोलता है कि अगर आपका कंसीडरेशन अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है, अगर 50,000 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर मैंने किसी से कोई सामान लिया है और बदले में कंसीडरेशन देना था जो मैंने नहीं दिया, बट जो कंसीडरेशन का अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा है, तो ऐसे केस में वो इनकम जो तुमने दी नहीं है वो फिर भी मान ली जाएगी इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया, डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया। ठीक है, इस पॉइंट को पहले इसको पढ़ लो। चलो कोई सम, एक एक लाइन को टुकड़े में पढ़ेंगे तभी आपको चीज समझ आएगी। एनी सम पेड बाय रेजिडेंट इंडियन, एक रेजिडेंट इंडियन के द्वारा पे किया गया है नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट यानी बिजनेस को या किसी फॉरेन कंपनी को या किसी RNOR को पे किया गया। और क्यों पे किया गया? क्योंकि आपने पर्याप्त कंसीडरेशन नहीं दिया। 50,000 से कम का कंसीडरेशन नहीं, 50,000 से ज्यादा का कंसीडरेशन था जो आपने नहीं दिया, तो ऐसे केस में वो सामने वाले की इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एज इन इंडिया मान ली जाएगी। तो वही लिखा है इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग अ सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसीडरेशन, आपने बदले में कोई कंसीडरेशन नहीं दिया, बाय इंडियन रेजिडेंट पर्सन टू नॉन रेजिडेंट कॉर्पोरेट foreign company or RNOR would deemed to be accrued in India if some chargeable to tax under section 56 subsection 2 clause
10 if aggregate of some amount received by non-resident या नॉन कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी RNR exceed रुपीज 50,000 रुपए, अगर उसका अमाउंट 50,000 से क्या है ज्यादा है तो वो मान ली जाएगी क्या इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, बिल्कुल मान लिया जाएगा। तो आपको बताइए सेक्शन 9 के सारे केस समझ आ गए। सेक्शन 9 1 2 3 4 5 करते करते हम यहां तक पहुंच गए, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लास 8 तक। मैं उम्मीद करता हूं यहां पर सेक्शन 9 बिल्कुल क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और आप प्लीज मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए प्लीज। क्वेश्चन में दे रखा है कि कंप्यूट करना है आपको टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल एज, जो इंडिविजुअल की एज है वो है 35 ईयर, बीइंग अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। मतलब कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर ना एज अ ROR, एज अ RNOR और एज अ NR आपको इसका आंसर देना है, यानी तीनों की तीनों स्टेटस के अंदर आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को बताना है। फिर आगे लिखा हुआ है कि फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एज्यूम करना है कि वो एक्सरसाइज कर रहा है द ऑप्शन ऑप्टिंग ऑफ शिफ्टिंग आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC, यानी वो एक्सरसाइज कर रहा है ऑप्शन शिफ्टिंग आउट, वो शिफ्ट आउट करना चाहता है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को, यानी वो ओल्ड टैक्स रिजिम की ओर शिफ्ट करना चाहता है। खैर हमारा मुद्दा भी टैक्स का नहीं है कि टैक्स वैक्स कैसे निकाला जाएगा, हमारा मुद्दा ये है कि उसके कौन कौन सी इनकम GTI के अंदर शामिल की जाएगी, किस किस के केस में, ROR के केस में, RNOR के केस में और NR के केस में। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन UK डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया ₹10,000। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इंटरेस्ट मिल रहा है UK डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है, UK डेवलपमेंट बैंक से 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया, तो आप मुझे बताइए क्या ये इनकम भारत में टैक्स की जाएगी? सर पहले थोड़ा सा समझा दोगे? हाँ बिल्कुल मैं समझा दूंगा। देखिए समझिए, फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से समझो। फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि आपको कोई इंटरेस्ट इनकम हो रही है, वो भी UK डेवलपमेंट बैंक से हो रही है, 50% इनकम रिसीव्ड हुई है भारत में, कितनी? 50%। तो अब आप मेरी बात को सुनो, हमें इनकम कितनी मिलनी चाहिए थी? 10,000। उस 10,000 में से 50% भारत में रिसीव हुई है। मैंने आपको याद है बताया था सेक्शन नंबर 7 कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है सेक्शन नंबर 7 का? ये सर हमें बिल्कुल याद आ रहा है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ROR होगा ना, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो ग्लोबल लेवल पर टैक्स देगा, यानी उसकी पूरी इनकम चाहे इंडिया से हो इंडिया से बाहर हो, वो पूरी टैक्स की जाएगी। तो ROR के केस में पूरा का पूरा 10,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। बट RNOR के केस में 5,000 होगा और NR के केस में भी 5,000 ही टैक्स किया जाएगा, क्योंकि जो इनकम उन्हें इंडिया में रिसीव हो रही है उतनी ही पार्ट को तो इंडियन इनकम मानेंगे। जो 5,000 इंडिया में रिसीव ही नहीं हो रहे हैं तो उसको हम इंडियन इनकम मानेंगे नहीं, तो वो इंडिया में टैक्स भी नहीं की जाएगी। बट ROR के केस में पूरे 10,000 टैक्स किया जाएगा, क्योंकि बंदा हमारा है। मैंने आपको पहले ही बोला था ROR ग्लोबल लेवल पर टैक्स पे करता है। बोलो अब आपको हमारे पुराने वाले कॉन्सेप्ट से कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर बिल्कुल समझ आ रहा है। तो आपने अगर पिछली वीडियोस अच्छे से देखी होंगी तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया। चेन्नई से हमें कोई चेन्नई में हमारा बिजनेस है और उससे हमें इनकम मिली है, जो 50% इनकम हमें कहां रिसीव हुई है? इंडिया में हुई है, ठीक है। अब बताइए मुझे ROR के केस में जो हमें 20,000 रुपीज मिले हैं, क्या ये पूरे टैक्स होंगे? सर पूछो मत, ROR के केस में तो यस ये इनकम मानी जाएगी। सर ये 50% वाला कॉन्सेप्ट क्या यहां पर लग गया? दोस्तों ये कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है कि आप इसका 50% निकालो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर चेन्नई में आपका बिजनेस सेटअप है तो क्या 50% वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? सर बिल्कुल भी नहीं होगा। वो तो पूरी इनकम भारत में मान ली जाएगी, क्योंकि देखिए जो सेटअप है वो कहां पर है आपका बिजनेस का? इंडिया में। तो इंडिया में अगर सेटअप है तो माना जाता है इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज्ड इन इंडिया एज पर सेक्शन नंबर 9, और ये ROR, RNOR और NR तीनों के केस में टैक्स हो जाएगा। इसीलिए ये 20,000, 20,000 और 20,000 तीनों के तीनों केस में क्या हो जाएंगे? हमारे पास टैक्स हो जाएंगे, ठीक है सर। अगला पॉइंट, अगला है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है क्योंकि आपने कोई शेयर्स वगैरह बेचे होंगे और उन शेयर को बेचने पर, और वो शेयर किसके हैं? इंडियन कंपनी के हैं, और ये पैसा आपको कहां रिसीव हुआ है? लंदन में रिसीव हुआ है। मुझे इतना बताओ रिसीव कहां हुआ? लंदन में। लेकिन वो कंपनी कहां की थी? भारत की थी। तो मैंने आपको सेक्शन 9 में जब सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 पढ़ाया था उसी टाइम बताया था कि अगर कोई कैपिटल गेन
ट्रांसफर करने से किसी कैपिटल एसेट्स को अगर होता है तो वो इंडिया में डीम्ड टू बी इनकम एक्रूराइज इन इंडिया मानी जाती है। इसीलिए ये तीनों के तीनों केस में, आरओआर के केस में भी, आरएनओआर के केस में भी और एनआर के केस में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 20,000, 20,000 और 20,000 से टैक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अब आप बताइए, ब्रिटिश कंपनी है, उससे हमें कोई डिविडेंड मिला है, यानी विदेशी कंपनी से हमें डिविडेंड मतलब इंटरेस्ट हमें मिला है, तो आपको पता है ग्लोबल लेवल पे टैक्स किसकी होती है, आरओआर की। तो सिर्फ आरओआर के केस में 5,000 की इनकम टैक्स की जाएगी, आरएनओआर और एनआर के केस में टैक्स नहीं की जाएगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरएनओआर के केस में तब टैक्स होता जब उसका भारत में सेटअप होता, वो तो है नहीं, वो तो ब्रिटिश कंपनी है। तो इसका मतलब एक तो बंदा भी अपना नहीं है, आरएनओआर है, और दूसरा कि उसका कोई सेटअप इंडिया में नहीं है, तो इसलिए हम इसको पूरा एग्जाम कर देंगे आरएनओआर के केस में और एनआर के केस में। बट यस, आरओआर के केस में ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इनकम मान ली जाएगी। कितने रुपए की, 5,000 रुपीज की। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी, 50% ऑफ कैपिटल गेन आर रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए जर्मनी के अंदर आपका कोई कैपिटल एसेट्स था जिसको बेचने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो देखिए आरओआर में मत सोचो कुछ भी, आरओआर के केस में तो पूरा पूरा टैक्स होगा। कितने रुपए, 40,000 रुपीज पूरे पूरे टैक्स हो जाएंगे। लेकिन भारत में इनकम कितनी आई है, सिर्फ 50%, यानी 40 का 50 कितना होता है, 20,000। तो 20,000 टैक्स हो जाएगा आरएनओआर के केस में और एनआर के केस में। सर क्यों होगा इन दोनों के केस में? क्योंकि वो इनकम रिसीव्ड इंडिया में हो रही है, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 7 इस पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए आधी आधी इनकम 10-10, 20,000 रुपए की इनकम दोनों केस में क्या हो जाएंगी, टैक्स हो जाएंगे। ओके सर, अगला पॉइंट है हमारा इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी। अच्छा ये वाला पॉइंट तो हुई गया, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं हुआ। इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल्ड इन दिल्ली, आउट ऑफ विच 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हमारी जो इनकम है वो एक बिजनेस इनकम है, मतलब बिजनेस से इनकम हो रही है, और वो बिजनेस कहाँ पर है बताइए, जर्मनी में, लेकिन उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है, मतलब इंडिया से हो रहा है, और उसमें से 40,000 रुपए रिसीव्ड हुए इंडिया में। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपकी कंपनी जर्मन में है लेकिन उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, तो आरओआर के केस में और आरएनओआर के केस में ये पूरा पूरा 70,000 रुपए टैक्स कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा टैक्स कर दिया जाएगा। बट नॉन रेजिडेंट के केस में उतना ही टैक्स किया जाएगा जितना ये इनकम भारत में उसको रिसीव हो रही है, और भारत में उसको इनकम कितनी रिसीव हो रही है, मात्र 40,000 रुपए। तो 40,000 नॉन रेजिडेंट के केस में क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। पॉइंट समझ पा रहे हो? ये सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। देखिए प्रॉफिट हो रहा है जो बिजनेस दिल्ली में है, लेकिन इसका मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है, पूरा का पूरा लंदन से हो रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैनेजमेंट कहां से हो रहा है, बिजनेस सेटअप कहां पर है, इंडिया में। तो ये आरओआर के केस में, आरएनओआर के केस में और नॉन रेजिडेंट के केस में, तीनों के केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 15,000, 15,000 और 15,000। बोलो पॉइंट क्लियर है? ये सर हमें बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिट इन अ बैंक एट लंदन लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। क्या है कि हमारी एक हाउस प्रॉपर्टी ना लंदन में है और उससे हमें रेंटल इनकम मिलती है, और उस रेंटल इनकम को हमने लंदन की बैंक में डिपॉजिट किया, और उसके बाद वो इनकम हमारी भारत में रेमिट कर देगी। रेमिट का मतलब होता है भेजना, रेमिट कोई इनकम नहीं होती, रेमिट का मतलब होता है कमाता कोई और है, भेजता है वो भारत में। तो आरओआर के केस में तो पूरा पूरा टैक्स हो जाएगा, कितने रुपए, 50,000 रुपए, क्योंकि आरओआर की तो इनकम ग्लोबल लेवल पे टैक्स होती है। बट नॉन रेजिडेंट के केस में और आरएनओआर के केस में ये टैक्स नहीं किया जाएगा, यह इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि रेमिट की गई इनकम आरओआर और एनआर के केस में नहीं मानी जाती है, सिर्फ आरओआर की मानती है, क्योंकि आरओआर को तो मैंने पहले ही बता दिया ग्लोबल लेवल पे टैक्स होगा, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर कमाए, चाहे रेमिट हो या कुछ हो, वो आरओआर को तो टैक्स होगी होगी, उसके इनकम का पार्ट बनेगा ही बनेगा। बोलो क्लियर है? ये सर अगला पॉइंट पढ़िए। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। देखिए इंटरेस्ट मिल रहा है डिवेंचर पे, किस कंपनी से मिल रहा है, इंडिया की कंपनी से, और रिसीव कहां पर हो रहा है, लंदन में हो रहा है। भाई कहां रिसीव हो रहा है मैटर नहीं करता, कंपनी कहां की है, इंडिया की है। तो ये आरओआर, आरएनओआर और एनआर तीनों के तीनों केस में क्या हो जाएगी, ये पूरी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। 12,000, 12,000, 12,000 तीनों के केस में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन। देखिए फीस है टेक्निकल सर्विसेज की जो रेंडर्ड की गई इंडिया में, बट रिसीव कहां पर हो रही है, लंदन में हो रही है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि कोई टेक्निकल सर्विसेज थी,
कोई टेक्निकल सर्विसेज थी जो रेंडर कहां पर हुई है, कहां दी गई है, भारत में दी गई है, बट उसकी इनकम कहां मिल रही है, लंदन में मिल रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है, आपका कनेक्शन तो इंडिया से बन गया ना। तो आरओआर के केस में, आरएनओआर के केस में और एनआर के केस में, तीनों के तीनों केस में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 8000, 8000 और 8000, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। तो चलिए आगे। इसके बाद है प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मैनेज्ड फ्रॉम लंदन। कोई प्रॉफिट हो रहा है आपको बिजनेस से, जो कहां पर है आपका बिजनेस, मुंबई में, लेकिन उसको मैनेज कहां से किया जा रहा है, लंदन से किया जा रहा है। सर कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से मैनेज हो रहा है, मेन चीज ये कि बिजनेस सेटअप भारत में। तो ये आरओआर के केस में, आरएनओआर के केस में और एनआर के केस में, तीनों के तीनों केस में क्या हो जाएगा, हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। कितने रुपए से, 26,000, 26,000 और 26,000 रुपीज से। बोलो क्लियर है, ये सर हमें बिल्कुल क्लियर है। आगे चलिए। इसके बाद हमारा आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल एंड रिसीव्ड देयर। क्या मतलब है कि कोई हमारी प्रॉपर्टी नेपाल में है और उससे हमें रेंटल इनकम हो रही है, तो ये आरओआर के केस में 16,000 तो टैक्स हो जाएगा, बट ये आरएनओआर और एनआर के केस में टैक्स नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है। तो सर आरओआर में क्यों टैक्स किया, मैंने क्या बोला था, आरओआर में सोचना ही नहीं है, उसकी इनकम कहीं से भी होगी ना, चाहे धरती आकाश पाताल अंबर स्वयंवर कहीं से भी हो रही हो, वो सारी की सारी टैक्स की जाएगी, ठीक है, आरओआर के केस में। अगला पॉइंट है हमारा पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम बॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अरे पहले कभी कोई इनकम टैक्स नहीं हुई है, तो क्या वो अब हमारी इनकम मानी जाएगी, तो नो दोस्तों, मैंने पहले भी क्लियर किया था, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम नहीं मानी जाती, चाहे आरओआर हो, चाहे आरएनओआर हो, चाहे एनआर हो, तीनों के केस में ये इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल रिसीव्ड देयर एंड देन ब्रॉट टू इंडिया। देखिए आपको एग्रीकल्चर लैंड जो कि नेपाल में, वहां से कोई इनकम रिसीव हो रही है और आप उसको इंडिया में लेकर आ रहे हो। जैसे मान लीजिए नेपाल में ना मेरी खेती है, वहां पर मैंने खेत खरीद रखे हैं और वहां से मुझे 18,000 रुपए की इनकम हो रही है, तो देखिए मैं आरओआर हूं, वो तो टैक्स होगी, या इनकम का मेरा पार्ट मानी जाएगी, बट आरएनओआर के केस में और एनआर के केस में ये इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद है हमारा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन कीनिया विच वॉज सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंड इन इंडिया। अब आप मुझे बताइए कोई इनकम प्रोफेशन है हमारे कीनिया के अंदर, बट उसका जो सेटअप है वो कहाँ पर है, भारत में। तो सर कहीं भी रिसीव उससे क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी खर्च की उससे क्या फर्क पड़ता है, सेटअप भारत में है ना। ये आरओआर के केस में, आरएनओआर के केस में, दोनों में क्या हो जाएगी, टैक्स हो जाएगी। सर क्या एनआर के केस में टैक्स होगी, तो ध्यान से सुनिए, ये रिसीव कहाँ हो रही है, कीनिया में हो रही है, और इसका जो सेटअप है वो कहाँ पर है, इंडिया में है, बट स्पेंड कहाँ की जा रही है, इंडिया में किया है। तो एनआर के केस में टैक्स नहीं होगी, आरओआर और आरएनओआर के केस में टैक्स होगी। मैंने आपको पढ़ाई भी था पहले आपको, ठीक है। इसके बाद आपका गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग। शादी के टाइम पर आपको कोई गिफ्ट मिला है, क्या ये टैक्स होगा? तो पहली बात तो ऐसा है कि आरओआर, आरएनओआर और एनआर के केस में टैक्स नहीं होगा। सर क्यों नहीं टैक्स होगा? क्योंकि जब मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो गिफ्ट होता है ना, पहली बात तो गिफ्ट अगर कैश की फॉर्म में 50,000 से ज्यादा है तो टैक्स होगा, इन काइंड में तो उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो टैक्स होगा। अगर गिफ्ट में आपको कोई प्रॉपर्टी, मूल प्रॉपर्टी मिलती है तो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तो टैक्स होगी। लेकिन ये सब चीजें माफ हो जाएंगी अगर वो चीज आपको शादी के समय मिल रही है, तो ये सब एग्जाम्प्ट होता है। तो शादी के समय गिफ्ट जो होता है वो गिफ्ट नहीं मानता है। इनकम टैक्स वालों ने कहा भैया चलो तुम्हें छोड़ दिया, उस दिन वैसे ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, तो चलो हम थोड़ी सी आबाद कर देते हैं टैक्स को लिए बिना। तो क्या सर शादी करके जिंदगी बर्बाद होती है? ये मुद्दा हमारे इनकम टैक्स का नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट इन एसबीआई। आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसका खाता आपने अपने अकाउंट में खुलवाया हुआ था तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये आरओआर, आरएनओआर और एनआर तीनों के केस में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। 12-12 हज़ार रुपए तीनों के केस में क्या हो जाएगा? हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड इन रशिया। अरे भाई कोई बिजनेस तुम्हारा रशिया में है और कंट्रोल भी वहीं से किया जा रहा है, तो सिर्फ ये आरओआर के केस में टैक्स होगा क्योंकि बंदा मारा है, और बंदा मारा है तो ग्लोबल लेवल पे टैक्स दिया जाएगा। बट ये आरएनओआर और एनआर के केस में टैक्स नहीं किया जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अरे क्वेश्चन समझ आ रहा है? ठीक है, आइए बेटा क्वेश्चन उन्हीं को समझ आ रहा होगा जिन्होंने हमारी पिछली क्लासेस को ध्यान से पढ़ा होगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। और अगर दिक्कत आ रही है तो मैं फिर से बोल दूं भैया पीछे जाके वीडियो दोबारा देख लेना, वीडियो रखी हुई है आराम से देख लो 2-2, 10-10 बार, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास है कि डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। डिविडेंड मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से या रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड से, तो
क्या ये टैक्स होगी? अरे भाई इंडियन कंपनी है, तीनों केस में टैक्सेबल होगा, चाहे आप ROR हो, चाहे RNOR हो, चाहे NR हो, तीनों के लिए इनकम मान ली जाएगी कितने रुपए की? 5,000 रुपीज की। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन राजस्थान। राजस्थान में आपकी एग्रीकल्चर लैंड है। सर एग्रीकल्चर इनकम तो आपने पहले ही बताया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। ये पूरी क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है, तो इस पे किसी को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो पॉइंट क्लियर है? ये सर हमें बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। तो देखो जो इसका आंसर है ना वो आप देख सकते हैं। आंसर कुछ इस तरीके से, जो बातें हमने बोली वो इस फॉर्मेट के अंदर लिखी हुई है। अब आप ये देखिए इसका जो GTI है, ग्रॉस टोटल इनकम आया, वो कितना आया है? देखिए ROR के केस में इन सब का टोटल करोगे तो 3,52,000 बनता है। RNOR के केस में प्लस करोगे तो 2,18,000 बनता है, और NR के केस में प्लस करोगे तो 1,83,000 रुपीज बनता है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों क्या हो गई? इसकी इनकम हो गई है। अब क्या करेंगे हम? अब ये सारी इनकम को जोड़ दिया ना, ये तीनों की क्या आ गई? GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन 80 TTA की। सर ये TTA क्या होता है? दोस्तों ये मैं आपको डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि अगर बैंक से आपको कोई ब्याज मिलता है तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है 80 TTA के अंदर। तो यही 80 TTA से माइनस कर दिया तो हमारी NTI नेट टोटल इनकम आ गई 3,42,000, 2,08,000 और 1,73,000 रुपीज। बोलो क्लियर है? ये सर हमें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन दिखाओ। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं? बाकी ये सारे क्वेश्चन ना मैं अपने नोट्स में दे दूंगा। नोट्स आप डाउनलोड कर लेना हमारे, कहाँ से? जो हमारा टेलीग्राम चैनल, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन प्लीज आप पढ़ेंगे। यहां पर अगले क्वेश्चन में लिखा है कि मिस वी पेड अ सम ऑफ $5,000 टू मिस्टर के, अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट practicing in Colombo, specializing in project financing. The payment was made in Colombo. Mr. K is a non-resident. The consulting in related to a project in India with possible cyclone collaboration. Is this payment chargeable to tax in India in the hands of Mr. K since the services were used in India? क्वेश्चन समझ आया? पहले ये बताओ, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से और डीपली देखेंगे ना तो आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि मिस वी ने पेमेंट के मिस्टर के को क्यों की है? क्योंकि मिस्टर के जो है ना वो एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये कहां पर सेटअप्ड है? इंडिया में सेटअप्ड है। एक तरह से मिस्टर के अपनी जो टेक्निकल स्किल्स है ना वो यहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसको? मिस वी को। और ये जो पेमेंट उन्हें मिली है वो कहां पर मिली है? कोलंबो में मिली है। यार क्वेश्चन की ना एक लाइन को ध्यान से पढ़ो मेरे साथ साथ, तब क्लियर होगा। तो एक लाइन देखो, मिस्टर वी मिस वी पे करिए $5,000 मिस्टर के को, और मिस्टर के कौन है? एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? कोलंबो में करते हैं। वो स्पेशलाइज्ड है प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में। ठीक है, और जो पेमेंट की गई है वो कहाँ की गई है? कोलंबो में की गई है। मिस्टर के जो है वो एक नॉन रेजिडेंट है, वो भारत के लिए क्या है? एक नॉन रेजिडेंट है। द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया, और जो कंसल्टेंसी दी जा रही है वो किस प्रोजेक्ट पे दी जा रही है? इंडिया के प्रोजेक्ट के ऊपर दी जा रही है, विद पॉसिबल साइक्लोन कोलैबोरेशन, ताकि वो साइक्लोन के ऊपर अपनी कोई रिसर्च वगैरह बना पाए। यानी कहीं ना कहीं इंडिया का लिंक इसके अंदर आ रहा है। आपको ये बताना है क्या ये चार्जेबल टू टैक्स होगा या नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको याद आ रहा हो, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज मुझे याद आ रहा है, क्लॉज नंबर 7, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर 7, अगर आपको याद आ रहा तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज जो है वो दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, रेजिडेंट के द्वारा या नॉन रेजिडेंट के द्वारा, यदि उसका लिंक इंडिया से है, उसका कोई सेटअप इंडिया के अंदर है, तो वो टैक्स कर दी जाएगी भारत में, चाहे भले ही वो नॉन रेजिडेंट क्यों ना हो, क्योंकि उसका लिंक कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। तो एज पर सेक्शन 9 ये क्या मान ली जाएगी? इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। अब इसका प्लीज एक बार आंसर देखिए। आंसर में लिखा है, अ नॉन रेजिडेंट इज चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया only if such income accrues or deemed to be accrues to him in India। साफ लाइनों में लिखा हुआ है कि ये इनकम तब टैक्स की जाएगी भारत में जब ये इनकम प्रूफ हो जाए कि इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया। अगले पैरा में लिखा है, द इनकम डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 9 कंप्राइज इंटर एलिया इनकम बाय वे ऑफ फीस और टेक्निकल सर्विसेज विच इंक्लूड एनी कंसिडरेशन फॉर रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज। देयरफॉर पेमेंट टू अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज कवर्ड विद द स्कोप ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। द एक्सप्लेनेशन बिलो 9 सबसेक्शन
section 2 clarify that income by way of inter alia fees for technical services for services utilized India would be deemed to accrue rise in India in case of non-resident and include in his total income whether or not such services were rendered in India, whether or not non-resident has a resident place of business connection in India. In the instant case, since the services were utilized in India, the payment received by Mr. K, a non-resident, is Colombo charge to tax in the hands in India. साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर उसने अपनी कोई टेक्निकल सर्विसेज इंडिया के रिलेशन में दी है तो यस ये इंडिया में इनकम डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। बोलो पॉइंट क्लियर है? ये सर में पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब चले अगले पॉइंट पर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमें क्लियरिटी और ज्यादा हो जाए। सर और कितने क्वेश्चन कराओगे? देखो मैं एक क्वेश्चन अभी और करा दूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, आप प्लीज मुझे उसके सोल्यूशन देना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन से ना कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, मतलब एक समरी वीडियो और बना के फिर इसको वाइंड अप कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है क्या? अगला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए। मिस्टर रमेश एंड सुरेश आर ब्रदर, ये दो भाई हैं, एंड दे अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। मिस्टर रमेश सेटल हो गए कनाडा में इन द ईयर 1996 एंड मिस्टर सुरेश सेटल्ड इन दिल्ली में। यानी रमेश जो है ना 1996 से कनाडा में है। आप समझ जाओ ये कौन है? फिर नॉन रेजिडेंट है। और जो दूसरे भाई हैं इनके, कौन? सुरेश, वो कहाँ सेटल्ड है? दिल्ली में, यानी वो प्योरली रेजिडेंट होंगे। कंप्यूट करना है टोटल इनकम असेसमेंट ईयर 24-25 का, और एज्यूम करना है कि ये शिफ्टिंग आउट, मतलब ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है, सुनिए। अब मिस्टर रमेश कौन है ये बताइए। अगर आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 लगाते हैं तो यहाँ पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि अगर एक पर्सन 182 डेज और मोर इंडिया में रहता है तो वो रेजिडेंट बनता है, या वो 60 दिन या उससे ज़्यादा वो इंडिया में रहता हो प्लस 4 सालों में 365 दिन वो इंडिया में रहता हो तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। क्या ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहा है? आंसर इज नो, क्योंकि वो तो 1996 में ही कहाँ चला गया था? कनाडा चला गया था। तो ये क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। जबकि जो दूसरा भाई है इनका सुरेश, वो तो पूरे टाइम दिल्ली में बना रहता है, यानी इंडिया में बना रहता है, तो वो क्या बन गए? रेजिडेंट। यानी यहाँ पर जो इनकम है उनको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के केस में। देखिए पहली इनकम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड। आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड से, तो बताइए क्या ये हमारा टैक्स किया जाएगा? तो कितना मिल रहा है? मिस्टर रमेश को मिल रहा है 35,000, सुरेश को मिल रहा है 40,000। तो देखिए जो 35,000 मिल रहा है ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 50% जो है वो रिसीव्ड हो रहा है इंडिया में। तो रमेश कौन है? नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट होने के नाते अगर उनको कोई इनकम भारत में मिलेगी तो ही टैक्स की जाएगी। अब आप बताइए 35,000 में 50% भारत में मिली तो कितना भारत में टैक्स होगा? 17,500। जबकि सुरेश की अगर हम बात करें तो इससे फर्क नहीं पड़ता भारत में कितना मिले, क्योंकि बंदा हमारा अपना है, तो पूरे ग्लोबल लेवल की इनकम टैक्स होगी, यानी पूरे 40,000 रुपए उसकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़िए। अगला पॉइंट है हमारा डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। ब्रिटिश कंपनी है और रिसीव कहाँ हो रहा है? लंदन में हो रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या मिस्टर रमेश के हाथों में टैक्स होगा? सर मिस्टर रमेश के हाथों में टैक्स नहीं होगा, बिकॉज मिस्टर रमेश इज अ नॉन रेजिडेंट। इनकम बाहर कमाई गई, मिली भी बाहर है, मतलब सेक्शन 7 और सेक्शन 9 अप्लाई नहीं हो रहा। जबकि जो हमारा रेजिडेंट है, कौन? सुरेश, उसकी ये पूरी इनकम मान ली जाएगी 20,000 रुपए की। मिस्टर सुरेश की पूरी 20,000 की इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर बट मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंदन। देखिए प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है? बिजनेस कहाँ पर है? नागपुर में। मैनेज कहाँ से हो रहा है? लंदन में हो रहा है। तो चाहे ये आर हो या एनआर हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेनली बिजनेस का जो सेटअप है वो कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। 1 लाख और 1,40,000 दोनों के केस में टैक्स हो रहे हैं। टैक्स मीन्स है कि वो इनकम का पार्ट माना जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा 4th पॉइंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। आपने कोई शेयर वगैरह बेचे इंडियन कंपनी का और उसका पैसा भी आपको कहाँ मिल रहा है? इंडिया में मिल रहा है, और उससे आपको क्या हुआ? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60,000 और 90,000। भाई चाहे आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, ये दोनों के केस में क्या होगा? टैक्स होगा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम मानी गई डीम्ड एक्रूराइज इन इंडिया। आपको याद है ना सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 याद आ रहा है? उसमें पढ़ा था ना, 4th पॉइंट था हमारा
ट्रांसफर करने से कैपिटल एसेट्स को जो गेन वगैरह होता है वो क्या माना जाता है, हमारा इंडिया की इनकम मानी जाती है, डीम टू बी एक्रूड एज एन इंडिया मानी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आर और एनआर दोनों के केस में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा टैक्स हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 6, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा। आपने कोई टेक्निकल सर्विसेज जो दी है वो इंडिया से दी है और ये रिसीव कहाँ पर हो रही है, आपको कनाडा में रिसीव हो रही है। और कनाडा में जो ये रिसीव हो रही है वो कितने रुपए हो रही है, 1 लाख रुपए हो रही है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये 1 लाख रुपए पूरे पूरे टैक्स होगा, यस पूरा पूरा होगा। अच्छा बीच में ना एक पॉइंट छूट गया, फिफ्थ पॉइंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। चेन्नई से बिजनेस कर रहे हो, 80,000 और 70,000, भाई चेन्नई इंडिया में है, ये आर हो या एन आर हो, दोनों के केस में क्या होगा, इनकम का पार्ट बनेगा। इसके बाद है हमारा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा। भैया आपने रेंडर्ड कहाँ की है, इंडिया में की है, तो ये आर ओ मतलब जो हमारा मिस्टर रमेश है वो नॉन रेजिडेंट है, फिर भी ये भारत में इनकम का पार्ट बनेगा पूरे 1 लाख रुपए। इसके बाद है पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक बैंक डिपॉजिट इन यूको बैंक दिल्ली। यूको बैंक है दिल्ली में, वहां पर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रही है 7,000 और 12,000। भाई ये 7,000 12,000 आर और एन आर दोनों के केस में क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, 55,000 और 45,000 रुपए। आंध्र प्रदेश में आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है, उससे आपको कोई इनकम हो रही है, हमने पहले ही पढ़ा था एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज टोटली एग्जाम, तो उस पर कोई टैक्स आपका चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपका रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल। भोपाल में हमारी हाउस प्रॉपर्टी और उससे हमको रेंट मिल रही है, 1 लाख मिल रहा है रमेश को और 60,000 मिल रहा है सुरेश को, तो 1 लाख और 60,000 रुपए। आप मुझे बताइए लैंड कहाँ सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश में, और ये कौन सी लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो उससे होने वाली इनकम क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। हमने पढ़ा था कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर एग्रीकल्चर लैंड से भी जो आपको रेंटल इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, और ये पूरी पूरी क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है दोनों केसों के अंदर, ठीक है, ये सर हमें याद है। इसके बाद है रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल। भोपाल में आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उससे आपको रेंट रिसीव हो रहा है, चाहे आप आर हो चाहे आप एन आर हो, दोनों केस में टैक्सेबल होगा। 1 लाख और 60,000 दोनों के दोनों केस में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, रमेश ने तो नहीं किया, सुरेश ने पे किया है, कितने रुपए, 30,000 रुपए, तो जो 30,000 उन्होंने पे किया ये कोई उनकी इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है, ये कोई इनकम थोड़ी, वो तो रेंट पे किया है, बल्कि इसकी तो आपको डिडक्शन मिलेगी। कौन से सेक्शन में, ये आपको 80C के अंदर मिल जाएगी, एक तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की 30,000 मिल जाएगी और 80 TTA की। वैसे डिडक्शन वाला पॉइंट आप छोड़ दो, तो अगर देखें तो इनका जो GTI है वो 4,34,000 और 4,14,000 रुपए इनका GTI है। आप सोल्यूशन देख सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अगर आपने हमारी क्लासेस को टू बी फ्रैंकली देखा हो तो आप एक एक चीज़ को समझ पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वो प्रो टैक्स अड्डा नाम के टेलीग्राम चैनल पे फुल्ली फ्री में अपलोडेड है, आप प्लीज़ जाके डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकलवाइए, लिखने का टाइम अपना सेव करिए, ठीक है। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।